आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आज की इस क्लास में बेसिकली हम इंडियन रिवर्स में चलते हुए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिमांडिंग और साथ में मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं, अर्थात गंगा ड्रेनेज सिस्टम को आज हम कवर करेंगे। याद रखिएगा, गंगा ड्रेनेज सिस्टम से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की संभावना बहुत अधिक होती है। यहां पर आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि संबंधित क्वेश्चन गंगा ड्रेनेज सिस्टम से आया है या फिर किसी ड्रेनेज सिस्टम से आया है। कारण यह है कि बेसिकली हम यह पढ़ लेते हैं कि गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है और यह 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है और यह जमुना के साथ मिलकर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी 2 प्रकार की सहायक नदियां हैं, एक है राइट बैंक की और एक है लेफ्ट बैंक की सहायक नदियां, जिनका क्रम राम, गंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानंदा और चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन और साथ में यमुना आ जाती है। परंतु याद रखिएगा, इससे बहुत पहले आगे निकल चुका है यूपीएससी, अर्थात यूपीएससी द्वारा अब पूछे जाने वाले प्रश्नों का जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। यदि मैं आपसे बोल दूं कि भाई यहां पर कुछ सिटीज के मैं नाम ले लेता हूं, लखनऊ, जौनपुर, इलाहाबाद, कन्नौज, है ना, मथुरा, ये सभी एक्चुअल में यदि इनको ऑर्डर के वाइज वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर के हिसाब से जमाने के लिया है तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछा गया है किससे, गंगा ड्रेनेज सिस्टम से, गंगा नदी तंत्र से। कारण यह है कि हमने उस हिसाब से स्टडी नहीं की है, अर्थात यहां पर आपके माइंड में पूरा का पूरा मैप घूमना चाहिए कि यदि आप गंगा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं तो राम गंगा नदी जो कि कन्नौज के समीप मिल रही है, तो कन्नौज की लोकेशन क्या है। तो यहां पर आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोकेशन एनालिसिस भी करेंगे, यहां पर हम कुछ वोकैब्स को भी जानेंगे और साथ में हम इसके एंशिएंट डायग्राम अर्थात या फिर इसके एंशिएंट पोर्शन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि क्या गंगा ने वास्तविकता में अपने द्वारा लाए हुए अवसादों से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया है। आंसर इज नो, यह स्टेटमेंट ही गलत है। कारण यह है कि जब आप यूपीएससी का एग्जाम लिखने के लिए जाएंगे और जब आप मेंस में बैठेंगे तो वहां पर यदि यह क्वेश्चन आएगा कि बताइए उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो आप ये लाइन लिख कर आ जाते हैं कि भाई उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत की नदियों तथा यहां पर हिमालयी नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से हुआ, जो कि सतही नॉलेज को दर्शाता है। याद रखें, इससे आगे निकल चुका है यूपीएससी और जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो बहुत ही ज्यादा माइंडेड पर्सन वहां पर बैठे हुए हैं, वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं उसको आज हम इस ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से जानेंगे। याद रखिएगा, गंगा ड्रेनेज सिस्टम हम यहां पर पढ़ जरूर रहे हैं, परंतु इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा नॉलेज यहां पर आपको मिलने वाला है। और यदि आप अपनी तैयारी को और अधिक सुडौल और अधिक सुनियोजित ढंग से करना चाहते हैं तो याद रखें, यहां पर यूपीएससी के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं स्टडी IQ के। यहां पर ये बैचेस की जो लास्ट डेट है यह है 30 जून, अर्थात इससे पहले यदि आप अपनी तैयारी को वास्तविकता में एक सही राह दिखाना चाहते हैं, एक सही राह पर ले जाना चाहते हैं, तो मेरी यह उम्मीद रहेगी कि आप इन बैचेस का पार्ट बने। यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं तो ये बैचेस आपको मात्र 25,999 रुपए में प्रोवाइड होंगे। याद रखिएगा कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो जस्ट अ सेकंड मैं ये सब आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो ये P2I बैचेस हैं, अर्थात प्रीलिम्स से लेकर ये इंटरव्यू तक की आपको तैयारी कराएंगे। साथ में याद रखें कि यहां पर SIP प्रोग्राम, अर्थात जब आपकी प्री एग्जामिनेशन आने वाला होगा उसके 2-3 महीने पहले से यह SIP प्रोग्राम चलाया जाएगा और इसमें प्री का पूरा सिलेबस आपके साथ एक बार पूरा रिवीजन कराया जाएगा। नेक्स्ट, यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो MRP प्रोग्राम के तहत अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत आपको दिल्ली बुलाया जाएगा और स्टडी IQ IAS आपको अपने खर्चे पर यह पूरी तैयारी कराएगा मेंस की। यहां पर आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, है ना, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अर्थात इसी 25,999 रुपए में आपको एक मेंटर अलॉट होगा। यह कुछ समय के लिए नहीं अपितु जब तक आपके ये P2I बैचेस की जो समय सीमा है वह पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक के लिए यह मेंटर आपको प्रोवाइड होंगे। और साथ में यदि आप चाहें तो जिस टीचर से आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है आप उनसे भी वार्ता कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट आया आप वहीं पर क्लियर कर सकते हैं। क्लियर, यहां पर फिर जब आप MRP प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और यदि आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको पार्ट बनाया जाता है IGP प्रोग्राम का, अर्थात इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का। इसमें इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, आपका बोलचाल कैसा होना चाहिए, इन सभी के बारे में डिस्कशन किया जाता है। अर्थात यहां 25,999 जैसे अफोर्डेबल प्राइस में आप इतनी सारी चीजें
प्राप्त कर सकते हैं यदि आप स्टडी IQ IAS के साथ जुड़ते हैं। तो यहां पर बस एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप एक ही भी लाइव कोड का यूज करते हैं तो ये मेरे लिए एक एप्रिसिएशन होगा कि हाँ भाई मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया है और आप मेरे थ्रू आए हैं, तो हो सकता है कि आपको मेरी मेंटरशिप भी मिले और मैं आपको यहां पर ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं। बेसिकली ये क्लासेस 30 जून से स्टार्ट हो रही हैं और स्टार्ट होंगी ये पॉलिटी से, ये हिंदी माध्यम के लिए मैं बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? चलिए बिना देरी किए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक अर्थात गंगा ड्रेनेज सिस्टम को। और यदि गंगा ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करते हैं तो याद रखें कि कालांतर में यह हम कह जरूर रहे हैं कि भाई उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण गंगा नदी तंत्र या फिर हिमालय की नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है, परंतु यह बात थोड़ी सी रॉन्ग है या फिर ये सतही नॉलेज को दर्शा रहा है। कैसे? तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपसे आशा करूंगा कि एक बार जाएं और उन प्रीवियस वीडियोस को एक बार देख जरूर लें। कारण यह है कि यहां पर मैं कुछ बातें रिपीट कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए मानकर कि भाई वो मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं। और यहां पर यदि मैं यह डिस्कस करूं तो याद रखिएगा कि यहां जब क्रिटेशियस काल में हमारा पेनिनसुलर इंडिया अर्थात दैट इज प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका महाद्वीप से पृथक होता है तो यह उत्तर पूर्व डायरेक्शन की ओर बहता है, और जब यह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर बहा तो यह टकराता है यूरेशियन प्लेट से, जो हम जानते हैं कि भाई यहां पर हिमालय का निर्माण हमको इसके पश्चात देखने के लिए मिलेगा अर्थात ओलिगोसीन काल। फिर अन्य कालों में यहां पर ओलिगोसीन हो गया, मायोसीन हो गया, प्लायोसीन हो गया, इन सभी कालों में आपको हिमालय का निर्माण देखने के लिए मिलेगा अर्थात दैट इज ये कौन सी प्लेट है? तो ये है यूरेशियन प्लेट। यहां पर आपको दिखाई देगी बेसिकली दैट इज इसे कॉल किया जाता है बच्चे, ये है हमारी अफ्रीकन प्लेट और ये अफ्रीका आज हमको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा है अर्थात दैट इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और जब आप इससे आगे आते हैं तो याद रखें कि यहीं से टूटकर अलग हुआ था हमारा पेनिनसुलर इंडिया अर्थात दैट इज इसे कॉल किया जाता है बच्चे प्रायद्वीपीय भारत। अब यदि इसकी हम बात करें तो ये मोटे मोटे आधार पर कुछ ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलता था। क्लियर? ये बह रहा था उत्तर पूर्व दिशा में। इसकी मैं नेमिंग कर देता हूं कि ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया अर्थात इसे कॉल किया जाता है, या तो इंग्लिश में आप बोल लें पेनिनसुलर इंडिया या फिर इसको हिंदी में नाम दिया जाता है प्रायद्वीपीय भारत। और जब यह उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रहा था तो इसके मध्य वाले एरिया में अर्थात यहां पर एक सागरीय क्षेत्र विद्यमान था, है ना। अब यहां पर यदि आपने कभी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में सुना हो तो आपने यह पाया हुआ कि हमारे पूरे विश्व में कुछ बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटें विद्यमान हैं जिनके ऊपर महाद्वीप और महासागरीय क्रस्ट का निर्माण एक्चुअल में हुआ है, या फिर महासागर और महासागरीय महाद्वीप और महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। यदि मैं इसको कंटिन्यू करूं तो याद रखें कि ये कौन सा सागर है? दैट इज इसे नाम दिया जाता है तैथिस सागर। कुछ स्थानों पर इसे तैथिस भूसन्नति भी कहा जाता है, या फिर आप एक नाम पाएंगे यहां पर जियोसिंक्लाइन, यानी कि या तो आप इसको नाम दे सकते हैं भू सन्नति का या फिर इसे ही बच्चे कॉल किया जाता है जियोसिंक्लाइन। अब ये क्या होती है जियोसिंक्लाइन? तो याद रखें कि जियोसिंक्लाइन इज नथिंग बट अ नैरो शैलो सी कॉल्ड जियोसिंक्लाइन या फिर भूसन्नति अर्थात एक सकरा और उथला सागर, जिसको हम नाम दे देते हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में जियोसिंक्लाइन या फिर भूसन्नति। अब प्लेट टेक्टोनिक का मैंने यहां पर एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि एक्चुअल में यहां पर एक प्लेट विद्यमान थी जिसको नाम दिया जाता है तैथिस सागर, है ना। और तैथिस सागर के ऊपर जब बल लगाया गया पेनिनसुलर इंडिया के द्वारा अर्थात यह प्रायद्वीपीय भारत जो कि उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रहा था, तो इसके द्वारा लगाए गए बल के परिणाम स्वरूप तैथिस सागर की प्लेट ने जो बल लगाया किस पर? यूरेशियन प्लेट पर। तो इस बल के कारण फॉर्मेशन होता है एक्चुअल में इस यूरेशियन प्लेट पर पहले हिमालय का, और इसको नाम दिया जाता है ट्रांस हिमालय अर्थात यहां पर एक माउंटेन बनकर तैयार होता है। अर्थात यहां पर अभी याद रखें कि हिमालय का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ और इसीलिए शायद वास्तविक हिमालय के अंतर्गत वृहद, लघु और शिवालिक रेंज को शामिल किया जाता है। आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि भाई गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं और ये आप क्या पढ़ाने लग रहे हैं, तो याद रखें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि आप गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं तो उसका डायमेंशन बस वहीं तक है ना। इसका डायमेंशन आपको क्लियर करना होगा कि भाई एक्चुअल में गंगा को पूर्ववर्ती नदी क्यों कहा जाता है, क्या है इंडो शिवालिक रिवर और क्या है विंध्यन रिवर। जब आप इस हिसाब से अपनी अप्रोच को रखते हैं तो याद रखें आपके एग्जाम्स में बनने वाले क्वेश्चंस की संभावना अर्थात वह क्वेश्चन जो आपसे बनेंगे उनकी संभावना बढ़ जाती है। और यदि यहां पर उनकी संभावना बढ़ गई तो बच्चे याद रखें कि लड़ाई एक नंबर की होती है। आपके आंसर में थोड़ा सा डायनेमिक ये आपके आंसर को बहुत अच्छे से सटीक बना सकता है, बहुत अच्छे से आपको नंबर दिला सकता है। तो याद रखें ये सभी
डेटा जो भी मैं यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं, यदि आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, और यदि अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं अपनी ये जो सीरीज चला रहा हूं ये ज्यादा मैं लेंथी नहीं करता था, ज्यादा लंबी नहीं करता हूं। यहां पर एक वीडियो में मैं एक ही टॉपिक को कवर अप कराने का प्रयास करता हूं। कारण यह है कि सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो बैठकर इन वीडियोस को देखें और इन वीडियोस के नोट्स बनाएं। उसके लिए मैंने एक हल निकाला कि भाई यहां ये पूरी पीडीएफ आपको ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, आप टेलीग्राम में जाएं, सर्च करेंगे तो सर्च करने पर यह आ जाएगा, और यहां पर आप ज्वाइन होकर इस पूरे और साथ में प्रीवियस वीडियो जितने भी हो चुके हैं इन सभी की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइन होना अथवा ना होना ये आपके ऊपर है, परंतु हां यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और यदि आपको वीडियो पसंद आए, ये पूरी सीरीज आप एक बार देखें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये आपके नॉलेज को एनहेंस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही आप इन सीरीज से लेकर जाएंगे, अर्थात वह नॉलेज जो कि कहीं पर नहीं लिखा, बुक में उतना डेटा नहीं है ना, नेट में यदि आप जाएंगे तो उतना डेटा नहीं है, उन सभी का कंपाइलेशन आपको इन पूरी सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चे यदि एप्रिसिएशन आप मुझे देना चाहते हैं तो एक एप्रिसिएशन तो ये हो जाएगा भाई, और दूसरा एप्रिसिएशन ये हो जाएगा कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। और कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि भाई टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं है, यहां पर मैं नेक्स्ट वीडियो से यहां टेलीग्राम का क्यूआर अपलोड कर दिया करूंगा, तो आप वहां से स्कैन कर डायरेक्टली ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। यदि आप यहां पर देखेंगे तो ये यूरेशियन प्लेट थी, और यूरेशियन प्लेट से टकराई थी टेथिस प्लेट, क्योंकि पीछे से बल लगा रही थी एक्चुअल में यह पेनिनसुलर इंडिया की प्लेट। अब ये पेनिनसुलर इंडिया की अकेली प्लेट नहीं है, इसे कॉल किया जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अर्थात इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और साथ में इंडियन ओशन ये एक ही प्लेट पर स्थित है, दैट इज कॉल्ड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब यदि मैं बात करता हूं, ये सभी प्लेट टेक्टोनिक का भाग है, तो मैं यहां पर नोट डाउन नहीं करता हूं, परंतु याद रखें कि इन दोनों के कोलिजन से एक माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। कहां? इस यूरेशियन प्लेट पर, और इस माउंटेन को बेसिकली कॉल किया जाता है बच्चे, ये है हमारा ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन, बिल्कुल ये बात सही है कि वृहद हिमालय से पहले या फिर वास्तविक हिमालय से पहले हो गया था। और यदि इस ट्रांस हिमालय की हम बात करें तो एक्चुअल में यहीं पर एक रिवर भी प्रवाहित होती थी जिसे कॉल किया जाता था इंडो शिवालिक नदी। क्लियर? इंडो शिवालिक नदी। अब मैं इसकी शेडिंग कर देता हूं, आपको ये शेडिंग एसेंशियल तौर पर याद रखनी है कि एक्चुअल में आपको मैपिंग किस प्रकार से करनी है। ये मैपिंग आपके आंसर को सुडौल बनाती है, आपके आंसर को सटीक बनाती है, और समझने में भी यह आसान हो जाता है कि भाई एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और आंसर राइटिंग के समय स्टूडेंट कॉपी चेक करने वाले पर्सन को क्या बताना चाह रहे हैं, या उनके लिए भी समझना आसान हो जाता है। तो चलिए, यदि आप ये मैपिंग मेरे साथ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। अब यदि आप यहां पर देखते हैं तो ये जो ट्रांस हिमालय है, यहीं पर एक रिवर भी हुआ करती थी कालांतर में, जिसे कॉल किया जाता है इंडो शिवालिक नदी। अब ये इंडो शिवालिक नदी कहां से आती है, तो इसके बारे में अलग अलग तथ्य विद्यमान है। कुछ कहते हैं कि भाई ये मध्य एशिया से आती थी, जहां पर आज उज्बेकिस्तान वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं, और ये ट्रांस हिमालय को पार करते हुए इस एरिया में अपना मुहाना बनाती थी। और ये एरिया कौन सा है बच्चे? तो ये है तैथिस सागर वाला एरिया। क्लियर? जो कि एक नैरो शैलो सी है, अर्थात सकरा उथला समुद्र है, और यहां पर यह नदी अपना मुहाना बनाती थी। और साथ में जब फिर ये पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या फिर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, और साथ में निर्माण हुआ किसका? वृहद हिमालय, जिसको हम ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं, लघु हिमालय, शिवालिक रेंज। तो एक्चुअल में यह नदी फिर पार नहीं कर पाई इस हिमालय को, और जब यह नदी पार नहीं कर पाई तो याद रखें कि यही नदी की धारा कई धाराओं में और टूटी, अर्थात यही इंडो शिवालिक रिवर कई और धाराओं में टूटती है, और फिर इसकी अलग अलग धाराएं बनती हैं, जो कि इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेंगी। अर्थात यदि आप भारत का मैप देखें तो भारत के मैप के अकॉर्डिंगली, है ना, यहां पर मैं पेनिनसुलर इंडिया का बस मैप ड्रॉ करता हूं, उसके अकॉर्डिंगली हम समझना प्रारंभ करते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया को जब आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? यहां पर अलग अलग राज्य आपको मौजूद देखने के लिए मिलेंगे। इसके ऊपर आपको मिलता है क्या? दैट इज हिमालय, है ना, ये है हमारा हिमालय माउंटेन, और इसके ऊपर आपको दिखाई देता है यहां पर ट्रांस हिमालय।
क्लियर। इसको पार हिमालय का नाम भी दिया जाता है। इसके बारे में मैंने पूरा एनालिसिस अपने प्रीवियस वीडियोस में कर रखा है, दैट इज वाई यहां पर हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्लियर। अब याद रखिएगा कि ऊपर से एक नदी आती थी जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, दैट इज इंडो शिवालिक रिवर। अब जब वृहद हिमालय का निर्माण हो गया तो वृहद हिमालय के निर्माण के पश्चात यह हिमालय को पार नहीं कर पाई, और जब यह पार नहीं कर पाई तो यह कई धाराओं में विभक्त हुई, जिसकी एक धारा ये पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान की जीवन रेखा बनती है, जिसे नाम दिया जाता है बेसिकली, इसे नाम दिया जाता है सिंधु नदी, है ना। और सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र हम मानते हैं कि भाई ये मानसरोवर झील में उद्गम लेती है चेमायूनुंग ग्लेशियर के समीप से, और ये कराची के पास अपना मुहाना बनाती है। इसी से एक और नदी पृथक हुई जो कि हिमालय को पार करते हुए एक्चुअल में, यानी कि हिमालय के समीप से निकलते हुए उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में कोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम ली, और यह भारत में आई और साथ में यह बांग्लादेश में जाकर अपना मुहाना बनाती है। इसी प्रकार इससे एक अन्य लेवर भी टूटी, और यह टूटकर एक्चुअल में या फिर इसकी एक वितरिका आपको तिब्बतियन प्लेट्यू पर प्रवाहित होने के लिए मिली, और यह कहलाती है हमारी बेसिकली ब्रह्मपुत्रा रिवर। और फिर इसने चेमायूनुंग ग्लेशियर के पास से देहंग गॉर्ज का निर्माण किया, और देहंग गॉर्ज के निर्माण के पश्चात यह आकर मिली किसमें, गंगा नदी में, अर्थात गंगा और पद्मा की संयुक्त धारा के द्वारा फिर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण आपको देखने के लिए मिला कुछ इस प्रकार से। अर्थात यहां पर याद रखें कि यह इंडो शिवालिक रिवर थी, और यही इंडो शिवालिक रिवर फिर कई धाराओं में टूटती है, जिसको हमने अलग अलग नाम दिया, अर्थात दैट इज इंडस रिवर, जिसे सिंधु कहा जाता है हिंदी में, इंडस, या फिर इसी को कॉल किया जाता है सिंधु नदी। इसके पश्चात यह है हमारी गंगा नदी, और फिर आती है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर, और ये एरिया आता है बेसिकली सुंदरवन डेल्टा वाला क्षेत्र। अब ये बात मैं कैसे बोल रहा हूं, तो पहली बात कि ये अध्ययन है, और दूसरी बात कि यहां पर जब आप देखेंगे तो एक्चुअल में गंगा की ये एक धारा है जिसका नाम है बेसिकली हुगली, यानी कि हुगली कोई अलग से नदी नहीं है। हुगली गंगा की एक धारा है जो कि पश्चिम बंगाल में इसका साथ छोड़कर दक्षिण की ओर मुड़ती है, और यह भी बंगाल की खाड़ी सागर में अपना मुहाना बनाती है। इसी हुगली नदी के तट पर एक बंदरगाह आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड हल्दिया बंदरगाह, और यह हल्दिया बंदरगाह की एक सिटी है कलकत्ता। यहां पर ये जो बंदरगाह है ये एक नदी बंदरगाह है, और भारत का एक अंतरिप पोर्ट यहां पर भारत का एक अंतरिप बंदरगाह है। अब याद रखिएगा कि यहां पर एसेंशियल कंडीशन यह है कि भाई जब एक नदी की धारा इतनी चौड़ी है कि यहां पर आपको कार्गो शिप शहर के भीतर तक प्रवेश करते हुए देखने के लिए मिलते हैं, तो बताइए वह नदी कितनी चौड़ी होगी, वह नदी कितनी विशालकाय रही होगी जिसकी यह धारा है, अर्थात गंगा आज जितनी हमको दिखाई दे रही है, अपितु उससे पहले, आज से वर्तमान से पहले यह इससे भी ज्यादा विशाल थी। और जिसकी यह धारा है गंगा, इंडो शिवालिक रिवर, वो कितनी विशालकाय रही होगी। अर्थात कहने का मतलब यह कि हम कहते जरूर हैं कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण गंगा के द्वारा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए हुए अवसादों से हुआ है, परंतु यह अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि एक्चुअल में गंगा ने नहीं लाए हैं अवसाद, लाए हैं अवसाद तो किसने, इंडो शिवालिक रिवर ने। और इसी इंडो शिवालिक रिवर की धाराएं हैं एक्चुअल में सिंधु, ब्रह्मपुत्रा और साथ में गंगा। इज दैट क्लियर। और ये कैसे हुआ, तो हिमालय के निर्माण के पश्चात यह इंडो शिवालिक रिवर हिमालय को पार नहीं कर पाई, और यह कई धाराओं में विभक्त हुई, जिसकी 3 धाराएं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा आपको देखने के लिए मिलती हैं। कुछ स्थानों पर सतलुज को भी इसी की धारा कहा जाता है, जो कि गलत नहीं है। बिल्कुल, सतलुज को भी कई स्थानों पर इसकी एक धारा के रूप में काउंट किया जाता है, जो कि आज वर्तमान में सहायक नदी है किसकी, सिंधु की। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था वो डेटा जो कि बेसिकली छूट जाता है हमारे अध्ययनों में कि एक्चुअल में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण तैथिस प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है, परंतु इसमें गंगा का क्या रोल है, तो गंगा का यह रोल है कि भाई गंगा एक्चुअल में धारा है किसकी, इस इंडो शिवालिक रिवर की, जो कि एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। और शायद इसीलिए तो आप गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा को क्या नाम देते हैं, पूर्ववर्ती नदी का नाम देते हैं। भाई पूर्ववर्ती नदी का मतलब यह होता है कि कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसा क्षेत्र या फिर कोई भी ऐसी स्थलाकृति जो कि हिमालय के निर्माण के पूर्व से संबंधित क्षेत्र में विद्यमान थी, उसे पूर्ववर्ती कहा जाता है। अर्थात हिमालय का कंटेक्स्ट यहां पर निकल के आता है। तो जब हिमालय का निर्माण हुआ, फिर ग्लेशियर का फॉर्मेशन हुआ, फिर ग्लेशियर के फॉर्मेशन के पश्चात गंगा निकली, और गंगा ने अपने द्वारा लाए हुए अवसादों से इसका निश्चय उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया नहीं। अर्थात यहां पर पहले से ही
हिमालय के निर्माण के साथ ही उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हो गया था, होना प्रारंभ हो गया था। अर्थात आज वर्तमान में जिस स्थान पर आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान, यूपी, बिहार, झारखंड, बिहार वाली जो पूरी पूरी बेल्ट दिखाई देती है, वहां पूरे क्षेत्र में विद्यमान था क्या, यह तैथिस सागर, और इसके भराव के द्वारा निर्माण हुआ है द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन, अर्थात उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का। इज दैट क्लियर? अब बिना देरी किए, ये था वो वाला कंटेक्स्ट जो कि छूट जाता है, दैट इज वाई इसको मैंने पहले डिस्कस किया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चालू करता हूं एक्चुअल में गंगा नदी तंत्र को। और यदि गंगा नदी तंत्र को समझें तो इसमें 4 ग्लेशियर सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कौन से हैं ये 4 ग्लेशियर? तो सबसे पहले मैं इनको बना देता हूं और फिर मैं इनकी नेमिंग करूंगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड यमुनोत्री ग्लेशियर। यहां पर आपकी मैपिंग पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपकी मैपिंग जितनी अच्छी रहेगी बच्चे, याद रखिएगा कि यहां पर आपको चीजें याद होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। अर्थात यह है हमारी एक ग्लेशियर की श्रेणी दैट इज कॉल्ड, सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज कॉल्ड यमुनोत्री। यह हमारा यमुनोत्री वाला भाग, कई लोग इसको यमुनोत्री भी कहते हैं, तो ये दोनों ही गलत नहीं है, यमुनोत्री। फिर आपको दिखाई देगा दैट इज गंगोत्री वाला पोर्शन, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, यह है गंगोत्री। इसके पश्चात आपको दिखाई देगा केदारनाथ, और केदारनाथ के पश्चात आपको याद रखना है दैट इज बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ चोटी पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपत ग्लेशियर। इज दैट क्लियर? यहीं से निकलती है बेसिकली हमारी अलकनंदा नदी। अब ये चारों ही ग्लेशियर आपको अपने माइंड में अच्छे से सेट डाउन करना है। कारण यह है कि इन चारों ही ग्लेशियर से कुछ 4 महत्वपूर्ण रिवर्स का ओरिजिन होता है। ये किस किस प्रकार से है, तो अब एक एक करके हम समझना चालू करते हैं। इस मैप को मैं शिफ्ट करता रहूंगा अपने अकॉर्डिंगली। क्लियर? तो यदि आप यहां पर देखेंगे तो याद रखें कि इस यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। और जब ये यमुना नदी निकलती है तो यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, उत्तराखंड में भी यह प्रवाहित होती है। अर्थात इस यमुना ने अपना मार्ग परिवर्तित किया, और मार्ग परिवर्तन के द्वारा जो पहले सरस्वती की सहायक नदी थी, यह सरस्वती की सहायक नदी बन गई बाद में किसकी? गंगा की। यानी कि वास्तविकता यह है कि यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी थी ही नहीं, यह वास्तविकता में भाग थी सिंधु नदी तंत्र का, जो कि मिलती थी सरस्वती से। और इसी की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कि है हिंडन। हिंडन के साथ भी कुछ ऐसा ही था। याद रखें, जब यमुना नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया तो यमुना नदी के मार्ग परिवर्तन के द्वारा सरस्वती नदी में जल की मात्रा कम हुई, और सरस्वती में जल की मात्रा कम होने का परिणाम यह निकला कि सरस्वती नदी धीरे 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 विलुप्ति की कगार की ओर बढ़ी। क्लियर? और यही बात है कि भाई एक्चुअल में जो आगरा का ताजमहल है और साथ में दिल्ली का लाल किला, ये दोनों ही बनाए गए थे यमुना नदी के तट पर, यदि आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो। परंतु आज आपको लाल किला यमुना नदी से बहुत दूर देखने के लिए मिलता है और आगरा के यह समीप देखने के लिए मिलती है। इसका वास्तविकता में कारण क्या है? तो वास्तविकता में यह यमुना नदी आज भी अपना मार्ग परिवर्तित कर रही है और लगातार शिफ्ट हो रही है कहां? गंगा की ओर। अर्थात आज हम बोल रहे हैं कि यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। आज से आने वाले कुछ हजार वर्षों बाद हमारी जो आने वाली संतति होगी वो यह पढ़ेगी कि कालांतर में एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम था यमुना, और यह गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी थी जिसका उद्गम होता था यमुनोत्री ग्लेशियर से, और यह गंगा में इलाहाबाद के समीप अपना जल, या फिर प्रयागराज के समीप अपना जल विसर्जित किया करती थी। याद रखें, जैसे सरस्वती विलुप्त हुई है ठीक उसी प्रकार यह यमुना भी विलुप्त हो जाएगी। अर्थात यह पूरी की पूरी गंगा में समा जाएगी। और इसका एक कारण है कि पेनिनसुलर इंडिया का लगातार प्रवाह हो रहा है कहां पर? उत्तर पूर्व दिशा की ओर, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की नदियां अपना आज भी मार्ग परिवर्तित कर रही हैं। इज दैट क्लियर? और यदि इतना क्लियर है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब आप यहां पर देखेंगे तो यह है यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुनोत्री ग्लेशियर से एक रिवर का ओरिजिन होता है जिसे कॉल किया जाता है बेसिकली, यह है हमारी यमुना नदी। और यह यमुना नदी प्रयागराज के समीप किससे मिल जाएगी? यह मिलेगी गंगा नदी से। अब यह मिले उससे पूर्व मैं आपके साथ कुछ और जानकारी साझा करता हूं। जैसे सबसे पहले यहां पर याद रखिएगा, यह है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर से एक्चुअल में ओरिजिन होता है किसका? यह ओरिजिन लेती है यहां से गंगा नदी, सॉरी भागीरथी नदी। अर्थात है गंगा ही, परंतु जब ओरिजिन होता है, इसका उद्गम होता है, तो उद्गम के समय इसका नाम भागीरथी होता है। और यह भागीरथी नदी की धारा एक्चुअल में देवप्रयाग के पास अलकनंदा से मिलती है, और अलकनंदा से मिलने के पश्चात यह कहलाती है गंगा, और फिर इसकी जो संयुक्त धारा है
है ना, ये कहलाती है, सॉरी, इसकी जो संयुक्त धारा है ये कहलाती है गंगा, और हरिद्वार के पास से यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है, अर्थात दैट इज ये है हमारी अलकनंदा नदी। परंतु अलकनंदा को समझने से पूर्व आप याद रखें कि अलकनंदा नदी का भी एक्चुअल में फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, तो इसका भी निर्माण दो धाराओं, इसमें एक आती है धौली गंगा और एक आती है विष्णु गंगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपने अभी तक मेरा वो 100+ रिवर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। कारण यह है कि वहां से आपको नॉलेज मिल जाएगा कि एक्चुअल में यदि मैं यहां पर कोई नदी छोड़ भी देता हूं तो आप वहां से उसको कवर अप कर सकते हैं। क्लियर? यहां पर हर सहायक नदी बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए मैंने वो 110+ रिवर्स का वहां पर वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर अवश्य देखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके नॉलेज में वृद्धि होगी और आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कारण यह है कि सहायक नदियां हम पढ़ जरूर लेते हैं, परंतु उतनी जो कि बुक में लिखी हुई है, जो कि नेट में अवेलेबल है, परंतु उसके अलावा भी कई और सहायक नदियां होती हैं। यदि इसका कंपाइलेशन एक स्थान पर आपको मिल जाए तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। बस वही मैंने करने का प्रयास किया है। आप वहां पर जाएं और उन वीडियोस को देखें, और यदि पसंद आता है तो उन्हें ज्यादा ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, अर्थात वहां पर एंगेजमेंट लाने का प्रयास करें। इज दैट क्लियर? यहां पर देखिएगा, यह धौली गंगा और विष्णु गंगा जो कि मिलती है बेसिकली विष्णु प्रयाग में, और इनकी संयुक्त धारा कहलाती है अलकनंदा। और इसी अलकनंदा नदी से फिर अलग अलग नदियां आकर मिलती हैं अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे कि यहां नंदाकिनी के बाद पिंडार, है ना, ये कई नदियां यहां पर आपको आती हुई इस अलकनंदा से मिलती हुई देखने के लिए मिलेंगी। और फिर इसके पश्चात जब भागीरथी मिल जाती है तो भागीरथी और साथ में अलकनंदा की संयुक्त धारा यह कहलाती है एक्चुअल में क्या, यह कहलाती है गंगा। अब इसके बारे में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं भाई कि यहां पर कौन कौन सी नदियां मिलेंगी और इसके कारण कौन कौन से प्रयागों का निर्माण आपको देखने के लिए मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, कारण यह है कि मुझे यहां पर एक और प्रयाग को बनाना है। क्लियर है भाई? यहां पर एक और प्रयाग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इसीलिए मैं इसकी थोड़ी सी मैपिंग नीचे कर देता हूं, और इस बोर्ड में केवल और केवल हम प्रयागों के बारे में जानेंगे, केवल और केवल प्रयागों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि एक्चुअल में कौन कौन से प्रयाग यहां पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, है ना। इसको समझने के लिए आप ऐसा करें कि यह है हमारा केदारनाथ ग्लेशियर, और यह है केदारनाथ वाले क्षेत्र से एक रिवर का ओरिजिन, और इस रिवर को बेसिकली कॉल किया जाता है क्या, इस नदी को कहा जाता है मंदाकिनी नदी। अर्थात ये इतनी रिवर से बनती है हमारी गंगा, या फिर यूं कहा जाए कि ओरिजिनल गंगा, ये हमारी बनकर तैयार हुई ओरिजिनल गंगा। अब जस्ट अ सेकेंड, मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं, और नेमिंग करने के पश्चात हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिली क्या, सबसे पहले मिलती है यमुना, फिर मंदाकिनी के पश्चात आपको मिलेगी दैट इज यह है भागीरथी, जिसका गंगा का उद्गम के समय नाम है भागीरथी, और पश्चिम बंगाल में जाने पर पुनः इसका नाम भागीरथी हो जाता है। शायद मैं बताना भूल जाऊं, इसीलिए मैंने यहीं पर बता दिया। अब मैं अलकनंदा का नाम इस ओर लिखता हूं, है ना, यह है हमारी अलकनंदा रिवर। इज दैट क्लियर? अब याद रखिएगा, यह है हमारी अलकनंदा रिवर, और यहां से आ रही है एक नदी जिसका नाम है विष्णु प्रयाग, और ये दोनों ही मिल रही हैं एक्चुअल में, सॉरी, विष्णु गंगा, और ये दोनों ही एक्चुअल में मिल रही हैं विष्णु प्रयाग में। तो ये वाला जो एरिया है बेसिकली यह कहलाता है विष्णु प्रयाग वाला क्षेत्र। अब प्रयाग क्या होता है, तो बेसिकली जहां पर दो नदियां मिलती हैं उस क्षेत्र को नाम दिया जाता है प्रयाग का, और प्रयागों का प्रयाग नाम दिया जाता है प्रयागराज को। अब प्रयागराज पर जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इसके बारे में भी एक नून और अनून दोनों ही आप नाम दे सकते हैं। एक हिस्ट्री है कि जिस प्रकार यहां पर बहुत सी नदियां कालांतर में आकर मिलती थी, यहां पर त्रिसंगम है ना, और ये त्रिसंगम किसका है, तो एक यमुना, एक गंगा, और साथ में एक नदी है जिसका नाम है सरस्वती। वह सरस्वती नहीं जो कि विलुप्त हो गई है, परंतु इसे गुप्त सरस्वती का नाम दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज भी यहां पर सरस्वती मिलती है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, दैट इज वाई इस एक वीडियो में मैं उन सभी प्रश्नों को कवर अप कराऊंगा। अब मैं इसकी नेमिंग करूं, यह है भागीरथी, फिर अलकनंदा की हमने कर ली, दैट इज ये आती है हमारी नंदाकिनी के बाद नीचे आपको देखने के लिए मिलेगी पिंडार, और इन सभी को यदि आप देखें तो ये सभी किसी ना किसी प्रयाग में आकर मिलती हैं, अर्थात दैट इज आप पाएंगे कि यह पूरा क्षेत्र कहलाता है पंच प्रयागों का। इज दैट क्लियर? यानी कि यहां पर मैं जब मैप बनाऊंगा तो यहां पर मैं पंच प्रयागों का सीक्वेंस वाइज नाम भी लिखूंगा अभी इसी वीडियो में। ये वाला एक प्रयाग है, तो ये है हमारा विष्णु प्रयाग, दैट इज वीपी, है ना। ये है हमारा नंद प्रयाग, दैट इज एनपी,
फिर आता है कर्णप्रयाग, केपी, इनका मैं डिटेलिंग में भी नाम लिखूंगा, है ना। फिर नीचे जब आप आएंगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर आपको एक अन्य प्रयाग देखने के लिए मिलेगा, और इसे कॉल किया जाता है बेसिकली देवप्रयाग वाला एरिया। और देवप्रयाग ही बेसिकली वह जगह है जहां से ओरिजिनल गंगा अब बनेगी और हरिद्वार के समीप से यह मैदानी भाग में प्रवेश करेगी, दैट इज डीपी अर्थात देवप्रयाग। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं यहां पर नोट डाउन करता हूं कि सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि भाई पंच प्रयाग कौन से हैं। इनमें पंच प्रयागों के नाम यदि मैं बोलूं तो सबसे पहले आया हमारा कौन सा, विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में कौन सी नदियां मिली, तो एक्चुअल में मिली धौली गंगा और विष्णु गंगा। सबसे पहले धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से बना विष्णु प्रयाग, और इनके मिलने से बनी अलकनंदा नदी। पश्चात इससे आगे जाने पर आपको मिला नंद प्रयाग, मिलती है नंदाकिनी नदी। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी दैट इज कॉल्ड रुद्रप्रयाग, और पश्चात इसके अब आपको अंत में देखने के लिए मिलेगा देवप्रयाग। क्लियर। जस्ट अब यहां पर आप देखिएगा कि यहां कितने प्रयाग हुए, ये 4 प्रयाग हुए, 5वां मैं लिख नहीं रहा हूं, कारण यह है कि भाई ये हमको पता है कि देवप्रयाग में ही ये समस्त नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करेंगी। इज दैट क्लियर। तो ये पंच प्रयागों को आपको ऑर्डर वाइज अच्छे से याद कर लेना है, कारण यह है कि ये पंच प्रयागों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये पंच प्रयागों में कंफ्यूजन होता है। और मेनली जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि भाई नंद प्रयाग ऊपर है या फिर यहां कर्ण प्रयाग ऊपर है, तो हमेशा आप यहीं पर देख लें कि भाई नंद प्रयाग आपको दूसरे नंबर पर दिखाई देगा और कर्ण प्रयाग आपको तीसरे नंबर पर दिखाई देगा। रुद्र और देव में कंफ्यूजन नहीं होता है बेसिकली कि रुद्र पहले आता है और साथ में फिर बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, यह वाला प्रयाग अर्थात दैट इज देव प्रयाग। परंतु कर्ण और पिंडार में, सॉरी कर्ण और नंद प्रयाग में इसमें कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो आप इसको 3-4 बार रिपीट करिएगा। 3-4 बार क्या, मैं अभी वीडियो में ही इसको कम से कम 5 से 6 बार रिपीट कर दूंगा, यानी कि ये मैं रिवीजन भी यहीं पर आपको कराते जाऊंगा। बस आप इतना याद रखें कि अभी ये पंच प्रयाग है, पंच प्रयागों में 5वां मैंने अभी नोट डाउन नहीं किया है, दैट इज ये है हमारा देव प्रयाग वाला क्षेत्र, और देव प्रयाग आता है यहां पर। और यहां पर तीनों ही नदियां सम्मिलित होती हैं और सम्मिलित होकर ये बनाती हैं गंगा, जो कि हरिद्वार के समीप से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यानी कि यहां पर ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है कि एक्चुअल में क्यों कहा जाता है कि गंगा का निर्माण नहीं होता, गंगा का उद्गम नहीं होता है, अपितु गंगा का निर्माण होता है। यदि ये स्टेटमेंट कहीं पर देखने के लिए मिल जाए तो अपनी आंखें बंद मत कर लेना कि नहीं भाई यह असत्य है, एक्चुअल में यह बात सही है। कारण यह है कि यहां पर बहुत सी नदियां मिलकर बाद में देवप्रयाग में गंगा का निर्माण कर रही हैं, अर्थात बाद में गंगा गंगा कहला रही है। इसके पहले इसे अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। और इसी के साथ याद रखें कि ये जो यमुना नदी है, यह यमुना नदी प्रवाहित होते हुए बीच में यह गंगा नदी के समानांतर भी आती है और प्रवाहित होते हुए यूपी का एक स्थान है जिसे कहा जाता है प्रयागराज। इसका ओल्ड नेम आपको देखने के लिए मिलेगा इलाहाबाद या फिर इलाहाबाद। क्लियर। और यहां से शायद आपने सुना भी हो कि जो हमारी प्राइम मैरीटाइम लाइन है यह भी गुजरती है, और इन दोनों के मिलने से जिस संगम का एक्चुअल में निर्माण होता है वही कहलाता है त्रिसंगम। और इस त्रिसंगम में मैंने अभी बताया कि 3 नदियां आकर मिलती हैं, ऐसी मान्यता है। और ये 3 नदियां कौन सी हैं, तो एक मानी जाती है यहां पर, एक मानी जाती है कि भाई सरस्वती है, और बाकी 2 तो है ही, और इसे कॉल किया जाता है बेसिकली गंगा और यमुना, अर्थात यह है प्रयागराज वाला क्षेत्र। इज दैट क्लियर। और यदि इतना क्लियर है तो चलिए बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। इसकी मैं नेमिंग कर देता हूं कि भाई यह है हमारा प्रयागराज वाला सेक्शन, दैट इज प्रयागराज। क्लियर। अब यहां पर और भी कई नदियां आती हैं, परंतु अभी इसका डिस्कशन यहीं पर हम ब्रेक करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसे याद करें कि भाई यहां पर कौन कौन सी रिवर्स का ओरिजिन हो रहा है, किस किस क्षेत्र से हो रहा है, और ये कहां कहां पर आकर गंगा से मिल रही हैं। यदि इतना आपके माइंड में सेटल डाउन है, इतना यदि मैप आपके माइंड में क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए इसी सेक्शन में आप ये जान लीजिए कि जब आप गंगा की सहायक नदियों को पढ़ेंगे तो एक्चुअल में इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत की ओर से आती हैं। और ये प्रायद्वीपीय भारत की ओर से आने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो चलिए इनकी भी एक बार हम मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी इस वाले एरिया में, यानी कि थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं यहां से। सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलती है दैट इज चंबल नदी, जो कि निकलती है इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से, और यह अपना जल
यमुना नदी में विसर्जित करती है कहां, तो इसी में आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज इटावा। अर्थात यहां पर अब आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी मार्क करते जाना है। कारण यह है, मैंने पहले बताया था कि मैप बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो दैट इज इटावा। इज दैट क्लियर? जब आप इससे आगे आते हैं तो सेकंड रिवर आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी, दैट इज बेतवा। अर्थात चंबल के बाद सिंध। और सिंध के बारे में याद रखना है कि भाई यहां पर 3 सिंध हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक आती है सिंध नदी जो कि समांतर सिंध है, एक आती है काली सिंध जो कि सहायक नदी है। किसकी आप बताएं, प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया है। एक और है छोटी काली सिंध, यह भी सहायक नदी है उसी की जिसकी काली सिंध है। अब ये किसकी है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो, और नहीं देखा हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। क्लियर? परंतु मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यदि आपने वीडियो देखा है तो आप जरूर इसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। इसी प्रकार यदि हम देखें, मैं सभी के कमेंट देखता हूं बच्चे, इसी प्रकार यदि हम देखें तो आप इससे आगे आएंगे तो यह वाला सेक्शन जहां पर सिंध नदी यमुना से मिल रही है, दैट इज जालौन, है ना, यह एरिया कहलाता है हमारा जालौन वाला एरिया। इज दैट क्लियर? इसके पश्चात आपको देखने के लिए मिलेगी एक अन्य रिवर जिसे कॉल किया जाता है बेतवा। और यह बेतवा कुछ इस प्रकार से आपको प्रवाहित होती हुई देखने के लिए मिलती है। और यह बेतवा यमुना नदी में अपना जल किस एरिया में विसर्जित करती है, तो इसे कहा जाता है हमीरपुर। यह है हमीरपुर। यहां पर मैं एच लिख देता हूं और नाम मैं नीचे की ओर यहां पर मेंशन करूंगा। यह है हमीरपुर, हमीरपुर वाला सेक्शन। और पश्चात इसके लास्ट रिवर आती है हमारी जिसे कॉल किया जाता है बेसिकली, यह है केन नदी जो कि अहीर गांव से निकलती है और यह अपना जल विसर्जित करती है किस एरिया में, तो यहां पर आपको दिखाई देता है बांदा, यूपी में ये आता है ना, तो यहां पर आपको दिखाई देता है बांदा। और बांदा के पास अपना जल इस यमुना नदी में विसर्जित करती है, ये दैट इज बांदा। चलिए आप रिपीट करते हैं, सॉरी, अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने देखा कि गंगा का उद्गम कैसे हुआ, गंगा का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इसके पश्चात कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में हमने बात की और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में हमने बात की। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इनका ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर क्या है, यानी कि इटावा, जालौन, हमीरपुर और साथ में बांदा का, तो आई थिंक आप बता पाएंगे कि इनका ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर क्या निकल के आता है। ठीक इसी प्रकार याद रखें कि इस चंबल की भी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कि हम छोड़ नहीं सकते हैं यहां पर। और यह नदी कौन सी है, तो यहां पर यह नदी का नाम आता है बेसिकली बनास रिवर। इसे छोड़ा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि यह कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि क्या यह अंतःस्थलीय नदी है या फिर क्या यह यमुना की क्या यह चंबल की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा कि कई कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है कि यह अंतःस्थलीय नदी है, परंतु भारत की एक अंतःस्थलीय नदी है जो कि है लूनी, है ना। और यहां पर ये जो बनास रिवर है, जिसको एक वीडियो में मैंने बेतवा लिख दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु यह है बनास रिवर जो कि वास्तविकता में चंबल की सहायक नदी निकल के आती है। अब यहां पर हम सहायक नदियों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, कारण यह है उसके बारे में हमने डेडिकेटेड डिस्कशन पहले ही कर लिया है। अब यहां से याद रखें कि देवप्रयाग के पश्चात से एक स्थान आता है जिसे बेसिकली कॉल किया जाता है हरिद्वार। और हरिद्वार के समीप से यह मैदानी क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात यह कुल 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। आपने पढ़ा हुआ है 5, तो 5वां तो उत्तराखंड ही है ना। और ये जितनी भी क्रिया घटित हो रही है एक्चुअल में यह पूरी की पूरी उत्तराखंड में, तो बेसिकली 5 राज्यों में, परंतु अब उत्तराखंड के पश्चात यह 4 राज्यों में प्रवाहित होगी। अर्थात दैट इज ये हुआ हमारा हरिद्वार वाला सेक्शन। और ये क्रम क्या होगा, तो उत्तराखंड आ गया है, उत्तराखंड के पश्चात यूपी, यूपी के पश्चात बिहार, बिहार के पश्चात कुछ एरिया ये टच करेगी, कहां पर कुछ एरिया ये टच करेगी एक्चुअल में झारखंड का। और पश्चात इसके ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। पश्चिम बंगाल में इसमें 2 धाराओं में यह दो वितरिकाओं में यह विभाजित होगी और फिर एक धारा कहलाएगी इसकी हुगली। क्लियर? अब इस पूरे मैप को हम यहां पर समझना प्रारंभ करते हैं और इस पूरे ही मैप को मैं यहां पर ड्रॉ करना प्रारंभ करता हूं। जैसे देखिएगा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है इसे नाम दिया जाता है बच्चे, दैट इज रामगंगा नदी। यह है हमारी रामगंगा नदी। इसका उद्गम कहां से होता है, तो जब आप देखेंगे तो हिमालय में एक स्थान है जिसका नाम है पौली गढ़वाल क्षेत्र है। यहां पर अब मैं नोट डाउन भी करते जाता हूं कुछ एसेंशियल रिवर के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा है गंगा के बारे में। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम आप पाएंगे कि उत्तराखंड राज्य में एक जिला है जिसका नाम है उत्तर काशी जिले से ये उद्गम लेती है। और उत्तर काशी में भी कहां, तो यह गोमुख के समीप उत्तर काशी जिला
गोमुख एक स्थान है, गोमुख के समीप से एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, यहां से ये उद्गम लेती है। उद्गम लेने के पश्चात यह 5 राज्यों यानी कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और साथ में वेस्ट बंगाल में यह प्रवाहित होती है, 5 राज्य। और इनमें से ये सबसे लंबा कोर्स कहां पर प्रवाहित होती है, तो यूके, यूपी, फिर आता है बिहार, मैंने यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, बिहार के पश्चात झारखंड, और झारखंड के पश्चात आपको देखने के लिए मिलेगा वेस्ट बंगाल वाला एरिया, है ना। यहां पर सबसे अधिक ये प्रवाहित होती है एक्चुअल में यूपी में ये मैक्सिमम है, और मिनिमम ये कहां पर है, तो याद रखें कि झारखंड वाला जो रीजन आपको दिखाई देगा, झारखंड में यह मिनिमम अपना कोर्स ट्रेवल करती है। इज दैट क्लियर? इसके पश्चात इसकी 2 प्रकार की सहायक नदियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, और ये 2 प्रकार की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो एक है लेफ्ट बैंक की सहायक नदियां, अर्थात इसके बाएं तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियां, जिनका ऑर्डर अभी आप समझ जाएंगे, और एक आता है इसकी राइट बैंक की सहायक नदियां, इनका भी ऑर्डर अभी आप समझ जाएंगे। क्लियर? मैंने बताया था कि यदि राइट और लेफ्ट बैंक निकालना हो तो कुछ नहीं है, नदी के प्रवाह की डायरेक्शन में आप खड़े हो जाइए, वहां पर नदी का जो लेफ्ट होगा वो आपका लेफ्ट होगा, सॉरी, जो आपका लेफ्ट होगा वो नदी का लेफ्ट होगा, और जो आपका राइट होगा वह नदी का राइट माना जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इतनी जानकारी यदि आपके माइंड में सेटल डाउन है तो इसके पश्चात याद रखें कि लेफ्ट बैंक की सहायक नदियों में सबसे पहले तो हम काउंट करते हैं किससे भाई, यहां पर सबसे पहले काउंट की जाती है दैट इज रामगंगा नदी। और यदि बात की जाए इस रामगंगा नदी की तो इसका उद्गम एक्चुअल में कहां से होता है, याद रखें एक क्षेत्र है जिसका नाम है पौड़ी गढ़वाल, और ये पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से ये उद्गम लेती है। पश्चात इसके ये एक नेशनल पार्क से भी गुजरती है, और ये नेशनल पार्क क्या कहलाता है, तो इसका नाम है, पुराना नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, परंतु नया नाम आप पाएंगे कि रामगंगा नदी के गुजरने के कारण ही इसका न्यू नेम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। और ये रामगंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है, तो आई थिंक आपने मेरा वीडियो देखा हो, मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखा है कि तराई बेल्ट में एक्चुअल में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं। तो यहां पर जब आप रामगंगा जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसका पुराना नाम जिम कॉर्बेट, इससे भी पुराना कुमाऊं, इससे भी पुराना हैली राष्ट्रीय उद्यान है। हमें नहीं पता है कि इसमें कितनी सत्यता है, परंतु ब्रिटिशर्स का यह कहना था कि एक बघनी हुआ करती थी कुमाऊं, जिसके नाम पर इसका नाम कुमाऊं नेशनल पार्क पड़ा था, परंतु इस बघनी को जिसने मारा था, जो कि नरभक्षी हो गई थी, मैन ईटर हो गई थी, उनका नाम था जिम कॉर्बेट, अर्थात मारने वाले शिकारी के नाम पर इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा था। परंतु वर्तमान में रामगंगा नदी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क जनवरी 2023 में। इज दैट क्लियर? और यह मेनली जाना जाता है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने घड़ियालों के लिए, याद रखिएगा, ये मेनली घड़ियालों के लिए तो जाना जाता है। अभी ये घड़ियाल क्या होते हैं, तो ये मगरमच्छ की ही एक प्रजाति माने जाते हैं। यहां पर 3 प्रकार के मगरमच्छ आपको याद रखना है। एनवायरमेंट में तो एनवायरमेंट और इकोलॉजी में बेसिकली आप पढ़ते हैं, परंतु ये एक होता है मगरमच्छ, एक होता है महामगरमच्छ और एक होता है घड़ियाल। ये तीनों सिमिलर ही देखने के लिए मिलते हैं, परंतु जब आप नेट में सर्च करेंगे तो मात्र एक सर्च में आपको इन तीनों की फोटो आ जाएगी, और इन तीनों में क्या क्या मेजर डिफरेंस है ये आप निकाल पाएंगे। यहां पर यदि बात की जाए सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, अर्थात खारे पानी के महामगरमच्छ की, तो यह वास्तविकता में विश्व का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है। इसमें नर की लंबाई 25 से 27 फीट तक होती है, इसीलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव जो कि जीवित है कहा जाता है। क्लियर? जीवित होने का मतलब कि बड़े तो डायनासोर भी थे परंतु जीवित नहीं है ना, तो जीवित मांसाहारी जीव यह सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अर्थात खारे पानी का महामगरमच्छ काउंट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक टाइम था कि ये जो घड़ियाल हैं, जो कि आज रामगंगा और चंबल नदी में आपको दिखाई दे रहे हैं, एक टाइम पर ये पूरे उत्तर भारत की बेल्ट में जितनी भी नदियां हैं वहां पर ये विद्वान थे, इवन गंगा में भी थे, परंतु मानव नामक पशु ने इतना इनका शिकार किया और इतना ज्यादा प्रदूषण किया कि आज वर्तमान में ये 2 या 3 नदियों में आपको दिखाई देते हैं, जिनमें से एक रामगंगा है और एक चंबल है। इसीलिए चंबल इसीलिए घड़ियाल परियोजना शायद आप एमपी के हिसाब से रिकॉल कर पा रहे होंगे कहां पर है। क्लियर? यदि अब आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा
किसमें जो नेक्स्ट रिवर आती है। अच्छा, इसी को हम कंप्लीट करें तो एक स्थान है जिसका नाम है कन्नौज, और कन्नौज के पश्चात यह एक्चुअल में मिल जाती है किसमें, गंगा नदी में। कन्नौज के समीप यह गंगा नदी में मिलती है। हमेशा अपने माइंड में यह बात सेटल डाउन रखिएगा। अब यहां पर मैं कुछ प्लेसेस के आपको नाम बताते जाऊंगा रिवर्स के साथ ही, उनको आपको अच्छे से अप टू द मार्क याद कर लेना है कि भाई इनका ऑर्डर क्या क्या निकल के आएगा, यानी कि दैट इज यह है हमारी कन्नौज नामक प्लेस। अब कन्नौज के पश्चात यहां पर हम आते हैं और फिर इससे आगे चलने पर आपको एक स्थान देखने के लिए मिलेगा, दैट इज प्रयागराज, जिसको कहा जाता है प्रयागों का प्रयाग या फिर प्रयागों का राजा। यह है प्रयागराज। और यदि बात की जाए इस प्रयागराज की तो हमेशा याद रखिए बच्चे कि एक्चुअल में यहां पर एक रिवर आकर मिलती है जिसे बेसिकली कॉल किया जाता है क्या, अभी मैंने बताया था कि यह है हमारी यमुना नदी। और यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, जस्ट अ सेकंड मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूं ताकि ये डिस्टर्ब ना करें हमें, है ना। यहां पर यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो आई थिंक हमने पीछे वीडियो में यही डिस्कशन किया है अभी, है ना, काफी देर तक। चलिए यहां पर आती है चंबल, सिंध, बेतवा और साथ में केन। और याद रखिएगा कि यहां पर इस बेतवा और केन नदियों के मध्य जब आप देखते हैं तो यहां पर आपको एक लिंकिंग प्रोजेक्ट भी देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड, इसे नाम दिया जाता है बेतवा केन लिंक प्रोजेक्ट। अर्थात यह भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है जिसके द्वारा गंगा से लेकर कावेरी तक को जोड़ने की बात कही जाती है ताकि जलापूर्ति संभव हो सके। अर्थात यहां पर जो समय समय पर होने वाले जल संकट हैं उनसे निपटा जा सके। अर्थात यहां पर हमने यमुना नदी के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि भाई यहां पर यमुना नदी की सहायक नदियां एक्चुअल में आपको कौन कौन सी देखने के लिए मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस। और यहां पर मैंने वही डेटा नोट डाउन किया है कि एक्चुअल में यदि आप देखेंगे तो यह है यमुना, और यमुना एक्चुअल में सहायक नदी थी सरस्वती की, और सरस्वती नदी भाग थी सप्त सैंधव प्रदेश का। और इस रामगंगा के बारे में हमने प्रीवियसली अभी डिस्कशन किया है कि एक्चुअल में इसका ओरिजिनेशन कहां से होता है और इसके बारे में क्या क्या फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इतने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस पूरे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले याद रखें कि रामगंगा के पश्चात जो सबसे मेन ट्रिब्यूटरी आपको इसकी देखने के लिए मिलेगी, किसकी, गंगा नदी की, दैट इज कॉल्ड, इसे नाम दिया जाता है गोमती। और यह गोमती नदी एक्चुअल में एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जो कि हिमालयन क्षेत्रों से नहीं निकलती, अपितु इसका ओरिजिनेशन आपको कहां से देखने के लिए मिलेगा, एक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है पीलीभीत। पीलीभीत के समीप से इसका ओरिजिन होता है। और पीलीभीत में भी कहां, तो यहां पर एक लेक है, या फिर मैं यूं बोलूं कि एक झील है, सॉरी एक तालाब है जिसका नाम है गोमत ताल। अर्थात ये पी भी मैंने लिखा तो दैट इज, इसका मतलब क्या है, पीलीभीत जिले में एक ताल देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड गोमत ताल। और गोमत ताल से निकलती है हमारी ये गोमती नदी। इज दैट क्लियर। और ये गोमती नदी निकलने के पश्चात अपना जल विसर्जित करती है एक्चुअल में कहां पर, तो ये है प्रयागराज। और प्रयागराज के बाद आपको देखने के लिए मिलता है दैट इज वाराणसी वाला क्षेत्र। वाराणसी के पास अपना जल विसर्जित करती है गंगा नदी में। इज दैट क्लियर। चलिए इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यह है गोमती नदी, इसका ओरिजिन क्षेत्र भी मैं लिख देता हूं, तो इसका ओरिजिन क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज गोमत ताल। गोमत ताल। और कई जगह पर इसको कहा जाता है कि ये फुलर झील से भी ओरिजिन लेती है। अब एक्चुअल में एक मैदानी भाग से नदियों का उद्गम कैसे होता है इसके बारे में अभी हमारा डिस्कशन नहीं है, नहीं तो हम फिजिकल ज्योग्राफी में जंप कर जाएंगे। वैसे ही वीडियो की लेंथ आजकल बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, परंतु ये इसेंशियल है, दैट इज वाई ये थोड़ा सा मैं लंबा ही बना रहा हूं, है ना, बना नहीं रहा हूं, एक्चुअल में बन जा रही है। क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले रामगंगा, रामगंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद याद रखें यहां पर आपको एक नदी देखने के लिए मिलेगी, दैट इज कॉल्ड, इसे नाम दिया जाता है घाघरा। और ये घाघरा नदी का उद्गम एक्चुअल में 3 नदियों से मिलकर होता है। और ये 3 नदियां कौन सी हैं, तो एक कहलाती है सरयू जिसके तट पर अयोध्या बसा हुआ है, एक कहलाती है शारदा, जस्ट अ सेकंड, एक कहलाती है शारदा, और एक कहलाती है हमारी राप्ती नदी। इनमें से याद रखिएगा कि ये जो शारदा नदी है ये एक्चुअल में इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट से जुड़ी हुई है। अर्थात यहां पर ओपी कॉली सर की गवर्नमेंट का, यदि ओपी कॉली गवर्नमेंट का आपने नाम सुना हो नेपाल में, तो एक टाइम पर इंडिया नेपाल डिस्प्यूट हुआ था जिसमें एक नदी की बात आई थी, यही वह शारदा नदी है। अर्थात कई स्थानों पर इसका नाम आपको
देखने के लिए मिलता है काली नदी भी। अब एटलस में देखेंगे तो भाई इस पर एक समस्या खड़ी हो जाती है कि सर आप गलत जानकारी दे रहे हैं। कारण यह है कि यहां पर शारदा नदी तो नेपाल बॉर्डर से बहुत दूर है, तो याद रखिएगा कि यहां पर दो नदियां हैं, एक है काली और एक है महाकाली नदी है। इस पर विवाद हुआ था और ये काली महाकाली, काली कहा जाता है शारदा को और महाकाली इसी की एक नदी है। महाकाली पर विवाद हुआ था, इसको कनेक्ट कर लिया जाता है शारदा से। इज दैट क्लियर? चलिए आगे आते हैं। तो जब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर यह है हमारी घाघरा नदी। क्लियर? और ये घाघरा नदी का ओरिजिन बेसिकली, सॉरी, घाघरा नदी 3 नदियों से मिलकर बनी हुई है और ये 3 नदियां कौन सी आती हैं? तो एक है शारदा, एक है सरयू, इसको मैं नोट डाउन कर देता हूं, शारदा, सरयू और राप्ती। दैट इज शारदा, फिर आती है हमारी सरयू, यहां पर मैं लिख देता हूं और इसको आप दर्शा लें यहां, ठीक, कि ये वाली जो बीच वाली रिवर है इसे कॉल किया जाता है सरयू और दैट इज ये आती है हमारी राप्ती नदी। इज दैट क्लियर? चलिए इसके आगे बढ़ने पर, हाँ, इन सभी रिवर्स के बारे में जो जो डेटा मैं बोल रहा हूं, ये सभी डेटा आपको अच्छे से अपने माइंड में सेट डाउन रखना है। अर्थात ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी डेटा इंपॉर्टेंट ना हो या फिर कोई भी एक डेटा इंपॉर्टेंट ना हो, सभी डेटा इसमें इंपॉर्टेंट है। और ये जो घाघरा आती है, ये घाघरा बेसिकली अपना जल विसर्जित करती है किस स्थान पर? तो यहां पर बिहार के पास। अर्थात जब आप बिहार और यूपी का मैप देखेंगे तो इसके आगे एक क्षेत्र आपको दिखाई देगा, दैट इज कटिहार, है ना। ये कटिहार के समीप अपना जल विसर्जित करती है कहां पर? इस गंगा नदी में। सॉरी, ये छपारा के पास, जस्ट अ सेकेंड, ये एक्चुअल में छपारा के पास या फिर इसको कई स्थानों पर छापरा भी कॉल कर लिया जाता है। तो छापरा या फिर छपारा के पास ये अपना जल विसर्जित करती है गंगा नदी में, दैट इज ये प्लेस आती है हमारी छापरा। इज दैट क्लियर? ये आती कहां पर है? तो बिहार वाले रीजन में जब आप देखेंगे तो ये आपको जस्ट यूपी की बॉर्डर पर दिखाई देता है। इसके आगे याद रखें, रामगंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद हमने डिस्कस किया घाघरा, घाघरा के बाद एक और नदी आती है जिसे बेसिकली कॉल कर लिया जाता है गंडक। ये है हमारी गंडक नदी और ये गंडक नदी चलते हुए आती है, हिमालयन सहायक नदी है, अर्थात उत्तरी भाग की ये सहायक नदी है और यह अपना जल विसर्जित करती है गंगा नदी में किस स्थान पर? उससे पूर्व। आप याद रखें कि यहां पर मैं 2 डेटा छोड़ दिया हूं कि एक्चुअल में ये जो गोमती नदी है ना, गोमती नदी के तट पर ही आपको 2 शहर स्थित दिखाई देते हैं, दैट इज पहला आता है लखनऊ और सेकंड आपको देखने के लिए मिलता है जौनपुर। एक्चुअल में ये जितने समीप दिख रहे हैं मैप में, ये उतने समीप नहीं है, दोनों के मध्य बहुत अधिक दूरी है, बहुत अधिक तो नहीं परंतु पर्याप्त दूरी है। तो दैट इज ये है जौनपुर और ये है लखनऊ। लखनऊ का नाम बेसिकली हम सुने होते हैं, जौनपुर का नाम हम कम सुने होते हैं, परंतु जौनपुर वेब सीरीज में आपने अवश्य देखा होगा। आप आई थिंक आप बता पाएंगे कि भाई मैं किस वेब सीरीज की बात कर रहा हूं, आप सभी की फेवरेट है। हाँ, मैंने तो अभी तक वो वेब सीरीज नहीं देखी है, परंतु हाँ देखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं कि भाई मनोरंजन के लिए ये काफी अच्छा होता है। क्लियर? तो घाघरा, घाघरा के बाद अब आती है हमारी गंडक और गंडक के पश्चात अब आपको बच्चे देखने के लिए मिलेगी, हाँ सॉरी, गंडक अपना जल एक्चुअल में विसर्जित करती है, दैट इज पटना। पटना के समीप अपना जल गिराती है यह इस गंगा नदी में। और फिर इसके बाद एक और सहायक नदी इसकी आती है जिसे कहा जाता है 1 2 3 4, हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट जिसे बिहार का शोक नाम दिया जाता है और यह मेनली जानी जाती है अपने विसर्पण के लिए, है ना। और ये विसर्पण क्यों करती है? तो एक्चुअल में ये पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है, अर्थात यह हिमालयन क्षेत्रों से निकलकर अचानक से मैदानी भाग में आती है, अपने द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से अपना ही मार्ग अवरुद्ध करती है और दैट इज ये विसर्पण करना प्रारंभ करती है और इस नदी को नाम दिया जाता है कोशी नदी और इसी को कई बार सप्तकोशी भी कहा जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये 7 धाराओं से मिलकर बनती है, ये 7 धाराओं से मिलकर बनती है, दैट इज वाई इसे कई बार सप्तकोशी भी कॉल कर लिया जाता है। और ये मिलती कहां है एक्चुअल में? तो याद रखिएगा, अब एक स्थान आपको दिखाई देगा, दैट इज कटिहार, है ना। और ये कटिहार, प्रतिहार नहीं, कटिहार, कटिहार के पश्चात, कटिहार के समीप यह मिल जाती है गंगा नदी में। और यहां पर एक और स्थान है जिसको आप एसेंशियल तौर पर मार्क करें, परंतु उससे पूर्व मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में बांग्लादेश वाला रीजन कौन सा है यहां पर, और साथ में यहां पर वह इंडिया वाला रीजन कौन सा है। तो देखिएगा यहां पर ये वाला जो एरिया आ रहा है, इस एरिया को आप नाम देंगे क्या? बांग्लादेश वाला रीजन, अर्थात ये है हमारा नहीं, बांग्लादेश। क्लियर? अब इस बांग्लादेश में ही ये नदियां जाकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। ये मैंने बात क्यों बताई? ताकि आप समझ पाएं कि भाई यहां पर मैं एक और प्लेस बनाने जा रहा हूं और ये बेसिकली पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है। और ये प्लेस कौन सी है? तो इसका नाम आता है, इसे नाम दिया जाता है बच्चे इंग्रज बाजार, ये नाम आता है इंग्रज
बाजार। और ये इंग्रज बाजार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में गंगा की वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है, एक गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। और इस सबसे पश्चिमी सहायक नदी की विशेषता यह है कि अपना जल विसर्जित करती है एक्चुअल में इस इंग्रज बाजार में। किसमें? इंग्रज बाजार में अपना जल विसर्जित करती है इस गंगा नदी में। तो दैट इज, इसको भी आप नोट डाउन करें कि भाई ये प्लेस कौन सी है, तो इसे नाम दिया जाता है इंग्रज बाजार का। इज दैट क्लियर? चलिए, अब समानता हम ये जानते हैं भाई कि यहां पर दो नदियां आती हैं, गंगा और पद्मा और जमुना, और ये दोनों मिलकर इस बांग्लादेश वाले रीजन में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। परंतु याद रखें, बात इतनी ही नहीं है, इसके अलावा और भी बात इंपॉर्टेंट है। और ये और बात क्या है, तो जरा देखिएगा मेरी बात, कि यदि मान लीजिए कि यह है वह क्षेत्र जिसको हम बोल रहे हैं बांग्लादेश वाला रीजन, और इस बांग्लादेश वाले रीजन में एक ओर से आती हुई आपको नजर आ रही है क्या, दैट इज गंगा, जिसे बांग्लादेश में हम कॉल कर ले रहे हैं पद्मा। और यह पद्मा और साथ में यहां से जो आने वाली जमुना है, इसकी संयुक्त धारा जब मिलती है तो यह कहलाती है एक्चुअल में क्या, पद्मा, अर्थात इसका नाम चेंज नहीं होता। फिर एक ओर से यहां से एक और नदी आती रहती है जिसे कॉल किया जाता है बराक या फिर मेघना। भारत में इसे बराक कहा जाता है, बांग्लादेश में इसे मेघना कहा जाता है। और इसीलिए बांग्लादेश कहता है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण एक्चुअल में इस मेघना नदी द्वारा हुआ है ना। परंतु याद रखें कि पूरा विश्व जानता है कि इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और यह मेन क्षेत्र जाना जाता है अपने सुंदरी नामक वृक्ष के लिए। दैट इज वाई यह इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही ज्यादा, है ना। तो यहां पर है सुंदरवन डेल्टा। परंतु यहीं पर याद रखें कि इस गंगा नदी से एक और धारा इससे टूटकर अलग होती है, और बेसिकली बच्चे इससे कॉल किया जाता है मधुमती नदी। और यह भी बंगाल की खाड़ी सागर में अपना मुहाना बनाती है। यह है हमारी मधुमती नदी। जिस प्रकार हुगली गंगा से टूटकर अलग होती है ना, ठीक उसी प्रकार यह मधुमती नदी भी गंगा से टूटकर अलग होती है। इज दैट क्लियर? चलिए मैं इसकी शेडिंग कर दूं। कभी भी आप ऐसा मैप बनाएं, सिंगल मैप, तो इसकी शेडिंग करना ना भूलें। यह दर्शाता है कि भाई हाँ, आप इसके व्यू को बताना चाह रहे हैं। एक्चुअल में यह दर्शाता है कि भाई आप किस प्रकार का मैप बनाना चाह रहे हैं, कि मैं पूरा नहीं बनाना चाह रहा हूं, यहां पर केवल और केवल मैं कुछ डेटा पुट करना चाह रहा हूं। दैट इज वाई ये शेडिंग थोड़ी सी मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इज दैट क्लियर? चलिए, इससे आगे बढ़ने पर अब आप पाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं फिल कर दूं। यह है हमारी पद्मा, पद्मा के पश्चात दैट इज जमुना, पद्मा जमुना, इन दोनों के मिलने से बनी कौन सी, दैट इज ये है पद्मा। और यहां से कौन सी आ रही है, तो यह नदी कहलाएगी बेसिकली मेघना या फिर बराक नदी, मेघना या बराक रिवर। इज दैट क्लियर? और यहां पर यह नदी है हमारी मधुमती रिवर या फिर मधुमती नदी, दैट इज मधुमती। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब यहां पर हमने गंगा की उत्तरी सहायक नदियां, अर्थात वो नदियां जो कि बेसिकली हिमालयन क्षेत्रों से आती हैं, उनको कवर कर लिया है। पश्चात इसके याद रखिएगा कि यहां पर हमने पहले ही चंबल, सिंध, बेतवा, केन इनको कवर किया है। और चंबल की सहायक नदियां जो कि छोटी काली सिंध, पार्वती, है ना, ये सब आती हैं, इनको हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है। अब यहां पर उस कंटेंट को रिपीट ना करते हुए मैं आगे की दो नदियों की बात करता हूं। कि आगे कुछ और नदियां हैं, जैसे कि सबसे पहले आती है एक नदी जिसका नाम है टोंस नदी, है ना। ये है हमारी टोंस नदी। और यह टोंस नदी एक्चुअल में कहां पर अपना जल गंगा नदी में विसर्जित करती है, तो याद रखिएगा बच्चों, यह प्रयागराज में अपना जल गंगा में विसर्जित करती है। परंतु उससे पहले एसेंशियल डेटा यह है कि भाई इसी टोंस को कई बार आपने सुना होगा, नाम दिया जाता है तमसा रिवर भी, है ना, तमसा रिवर। तो तमसा रिवर क्यों कहा जाता है? बस कुछ नहीं है, इसका ओरिजिन जिस स्थान से होता है उसका नाम है तमसा कुंड। तो तमसा कुंड से ओरिजिन लेने के कारण ही इसको कई बार तमसा नाम दिया जाता है। पश्चात इसके याद रखें कि यहां पर एक अन्य नदी है जिसका उद्गम बेसिकली कहां से होता है। इसका उद्गम आप मानते हैं कि भाई ये अमरकंटक पहाड़ी से ओरिजिन लेती है। और अमरकंटक पहाड़ी में आप पाएंगे कि एक प्रकार का अपवाह तंत्र या फिर एक प्रकार के जल विभाजक का उसको नाम दिया जाता है। कारण यह है कि यहां से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नदियों का उद्गम होता है, जैसे कि नर्मदा, सोन और जोहिला, है ना। ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में निकलती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जोहिला किसकी सहायक नदी है, या फिर ये अपना जल विसर्जित करती है तो किस सागर अथवा किस महासागर में ये अपना जल विसर्जित करती है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये है हमारी सोन नदी,
इज दैट क्लियर? और अब याद रखिएगा, इसका उद्गम मैं नहीं लिख रहा हूं, कारण यह है कि प्रीवियस वीडियो में और अभी हमने कई बार, जब तक मैं ये इंडियन ज्योग्राफी सीरीज चला रहा हूं, उसमें मैंने कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये होता है हमारा गंगा ड्रेनेज सिस्टम यहां पर समाप्त। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बच्चे, अगेन कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देकर जाएं। और यदि आपको ये पूरा डेटा चाहिए हो तो याद रखिएगा कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से। यहां पर हमने गंगा ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से समझने का प्रयास किया है। यहां पर हमने यह भी समझा है कि एक्चुअल में इसमें कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, और हमने यह भी जानने का प्रयास किया है कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। हां सॉरी, मैं अपना किया हुआ वादा भूल जाता है अभी, कि यहां पर मैंने आपके साथ यह भी बताया था कि एक्चुअल में कौन कौन से एरिया इंपॉर्टेंट है यहां पर, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ऐसा मानकर चलें कि यह पूरा बोर्ड यूपी और बिहार की बेल्ट वाला है, अर्थात दो राज्य हैं इसमें, एक है यूपी और एक है बिहार। अब यदि इन दोनों ही राज्यों को हम शामिल कर लें तो याद रखिएगा कि अब मैं यहां पर कुछ सिटीज की मार्किंग कर रहा हूं ऐसे इस रेड कलर के पोर्शन से, और इसी बोर्ड में मैं आपको बताऊंगा कि इनका उत्तर से दक्षिण या फिर मेनली पूर्व से पश्चिम, क्योंकि उत्तर से दक्षिण क्रम आप अपने आप पता लगा लेंगे। तो मेनली मैं यहां पर पश्चिम से पूर्व की ओर बात करूंगा। अब मैं यहां पर पहले नेमिंग कर लेता हूं भाई, है ना, पहले मैं यहां पर प्लॉटिंग कर लेता हूं, नेमिंग मैं आपके सामने करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज इटावा। और इटावा के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि भाई एक नदी है जिसका नाम है चंबल, और ये चंबल नदी अपना जल विसर्जित करती है कहां? यमुना नदी में, और किसके समीप? तो इटावा के समीप। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद आपको नीचे की ओर देखने के लिए मिलेगा जालौन, है ना, ये है हमारा जालौन वाला क्षेत्र। जालौन के बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो दैट इज ये मिलता है हमें हमीरपुर वाला रीजन, दैट इज हमीरपुर। और हमीरपुर में कौन सी नदी अपना जल विसर्जित करती है? तो चलो मैप भी हम देखते जाते हैं कि एक्चुअल में यह वाला रीजन, अर्थात यानी कि यहां पर हमने देखा था कि यह हमीरपुर वाला रीजन, और हमीरपुर में बेतवा नदी अपना जल विसर्जित करती है कहां पर? इस यमुना नदी में। पश्चात इसके जब आप ऊपर की ओर जाएंगे, जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो यहां पर एक्चुअल में आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चे क्या? दैट इज कन्नौज वाला रीजन। यानी कि अब देखिएगा कि इनका वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर क्या होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इटावा है, कन्नौज है, जालौन है, फिर हमीरपुर आपको देखने के लिए मिलेगा। इज दैट क्लियर? सबसे पहले क्या है? इटावा, फिर आता है कन्नौज, फिर आता है जालौन, फिर आता है कन्नौज, फिर आता है हमीरपुर। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा यहां पर एक और क्षेत्र है, दैट इज बांदा। ये है बांदा, यूपी का ही एक स्थान है ना। और बांदा में कौन सी नदी अपना जल गिरा रही थी? तो देखिए ये वाले मैप को कि हमने यहां पर देखा था कि भाई बांदा में एक नदी है जिसका नाम है केन नदी, अपना जल विसर्जित कर रही है। पश्चात इसके अब आप बांदा से जैसे ही आगे आएंगे तो दैट इज प्रयागराज, इसे नाम दिया जाता है प्रयागों का प्रयाग, प्रयागराज। ठीक है, ये सभी यूपी वाले हैं। क्लियर? प्रयागराज से आगे अब आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज वाराणसी, और वाराणसी में ही एक और क्षेत्र है जिसका, वाराणसी के ही आगे एक और क्षेत्र आप मार्क कर सकते हैं, दैट इज गाजीपुर, है ना। यानी कि वाराणसी से कुछ आगे ही आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज इसे नाम दिया जाता है गाजीपुर वाला एरिया। जब आप इससे भी आगे बढ़ते हैं तो यहां पर जस्ट अ सेकेंड, ये है प्रयागराज, ये है वाराणसी, ये है गाजीपुर, दैट इज इसको नाम दिया जाता है गाजीपुर। और पश्चात इसके ये है हमारा सी अर्थात छापरा, छपारा नहीं, छापरा ना, छापरा वाला क्षेत्र, दैट इज छापरा। हाँ, कुछ जगह पर छपारा भी लिखा रहता है तो आप करेक्ट कर लें भाई कि ये छापरा है ना। पश्चात इसके यह है पटना वाला एरिया जो कि बिहार की राजधानी है, दैट इज पटना। बिहार की राजधानी पटना से आगे यह है कटिहार वाला स्थान, और कटिहार से आगे यह आपको देखने के लिए मिलेगा इंग्रज बाजार, जो कि आता है वेस्ट बंगाल में, अर्थात पश्चिम बंगाल वाले रीजन में, दैट इज इंग्रज बाजार। और यह है कटिहार वाला एरिया। इनका आप वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर याद करिएगा अच्छे से, वेस्ट टू ईस्ट। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई इनका वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर क्या है, और यदि आप बताएंगे तो यह मेरे लिए एक एप्रिसिएशन होगा। याद रखें कि ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, डेटा इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, साथ में यह भी देखना पड़ता है कि एक्चुअल में अभी हाल ही में यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप से वो पैटर्न ला रहा है। तो इसका एप्रिसिएशन बच्चे ये होगा कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपना पॉजिटिव रिस्पांस देने का प्रयास करें, और ज्यादा से ज्यादा इसमें एंगेजमेंट बढ़ाएं, अर्थात इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। इज दैट क्लियर? यदि वीडियो पसंद आया हो तो ये सभी काम कर आप जा सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।